नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ डीके सर। दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट के टेस्ट सीरीज की सिलेबस की बात करते हैं। उस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे एनालिसिस यानी विश्लेषण। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, एमसीक्यू माध्यम से। यानी कि एक हमारा जो टारगेट था वो था अपना एमसीक्यू बेच, यानी एमसीक्यू माध्यम से अपनी तैयारी को हम बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। और इस फर्स्ट ग्रेड की बात करें दोस्तों, इसके लिए दोस्तों कौन सी टेस्ट सीरीज आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज, कलाम टेस्ट सीरीज की बात करें। इस टेस्ट सीरीज के लिए कलाम ने जो सिलेबस जारी किया था दोस्तों आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, माइनर टेस्ट है जो आज होने वाला आपका। इस सिलेबस का दोस्तों हम कर रहे थे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कर रहे थे दोस्तों। क्या कर रहे थे, एनालिसिस, वो भी किसके माध्यम से दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इन एमसीक्यू का आधार क्या है, यानी कि एमसीक्यू कहाँ से लगे हैं, इनका क्या महत्व है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जब भी क्लास की शुरुआत करें। दोस्तों ये एमसीक्यू लेके आपकी कलाम बुकलेट से, कहाँ से लेंगे दोस्तों, आपकी कलाम बुकलेट से ये एमसीक्यू लेंगे। दूसरी प्रकार की बात करें दोस्तों, जो आपके विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत पूछे गए प्रश्न दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों तीसरे क्वेश्चन आपको प्रकार यानी टाइप है, जो एमसीक्यू का टाइप है वो किस प्रकार का मिलेगा आपका। जो आरपीसी का 2025 का जो पैटर्न था दोस्तों आपका, न्यू पैटर्न था आपका, न्यू पैटर्न, उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। इन एमसीक्यू की बात करें, इन क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको टेस्ट देना होगा, और ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, आप ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों आपका, PAPY सर ऐप, PAPY सर ऐप। इस ऐप को दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। इस टेस्ट बात करें इस ऐप के ऊपर, आपको फर्स्ट ग्रेड को लेकर क्या क्या नवाचार आपके लिए किए गए, देखो दोस्तों। जैसे कि आपकी बात करें, आपका सिलेबस है कलाम का जो शेड्यूल सिलेबस की बात करें, उसके अनुसार दोस्तों जितने भी टॉपिक है आपके, वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात करें, फिर दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपको साप्ताहिक टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, साप्ताहिक टेस्ट। ये जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में दोस्तों आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसी प्रकार से साप्ताहिक टेस्ट की दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, साथ साथ दोस्तों ऑनलाइन भी रहेगा, दोनों कर सकते हो। इसके बाद हम तीसरे टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, इसके ऊपर रिवीजन टेस्ट, जो मेजर टेस्टों के लिए, जिससे आपके दो मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट 1 और मेजर टेस्ट 2। तो मेजर टेस्ट 1 हो चुका आपका, तो रिवीजन के लिए दोस्तों आपको रिवीजन टेस्ट देखने को मिलेंगे। किसके लिए दोस्तों, आपके मेजर 1 यानी आधा सिलेबस व मेजर 2 के लिए, मेजर 2 के लिए आधा सिलेबस, यानी अपना आधा सिलेबस तो हो चुका है, मैंने टेस्ट 5 तक अपना आधा सिलेबस हो चुका था। उसके बाद हम दोस्तों रिवीजन टेस्ट हुए थे उसमें, उसके बाद हम दोस्तों ने मेजर टेस्ट किया था, फिर दोस्तों हमने वापस से मैंने टेस्ट 6 से शुरुआत की और 10 तक अपना आधा सिलेबस कंप्लीट होगा दोस्तों। इसके बाद चौथी कौन से प्रकार के टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, आपके जैसे आपके फाइनल टेस्ट होंगे ना, उससे पहले दोस्तों आपको जिस्ट बुकलेट मिलेगी। क्या मिलेगी, जिस्ट बुकलेट मिलेगी आपको। इस जिस्ट बुकलेट के आधारित दोस्तों आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों इन सभी का दोस्तों आपको वीडियो एनालिसिस भी मिलता है आपका। क्या मिलता है दोस्तों, वीडियो एनालिसिस, जो यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो, साथ साथ दोस्तों आप इसे ऐप के ऊपर भी देख सकते हो। यूट्यूब पर हो सकता है आपको ऐड वगैरह से प्रॉब्लम हो, काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो दोस्तों ऐप इसीलिए बनाया गया आपका। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप आराम से क्लास को देख सकते हो, कोई ऐड वगैरह नहीं आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, आपके 5 कौन से टेस्ट होंगे इसके ऊपर, 5 टेस्ट होंगे। जैसे कलाम की टेस्ट सीरीज है आपकी, जो कलाम की टेस्ट सीरीज है दोस्तों वो कब पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी लगभग 10 मई या 12-13 मई के लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग आपको 20 दिन पहले कलाम की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है। अब उन 20 दिनों में क्या करेंगे, हम रिविजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम रिविजन करेंगे। तो रिविजन के लिए दोस्तों डेली मॉक टेस्ट होगा, डेली फुल टेस्ट होगा दोस्तों आपका। लगभग आपकी इनकी संख्या, जो कलाम की टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद होगी 10 से लेकर 15 तक जा सकती है। लगभग 10-15 दिन का आपको टाइम मिलता है। कलाम की टेस्ट सीरीज 10-15 दिन पहले पूरी हो जाएगी आपकी। जैसे 31 मई से शुरुआत है, तो आप देख लेना कि किस तारीख को, शेड्यूल के अंदर देख लेना किस तारीख को कलाम की टेस्ट सीरीज पूरी होती है। तो इन टेस्टों के माध्यम से दोस्तों क्या फायदा होगा आपको, इन टेस्टों के माध्यम फायदा होगा जब आप फुल टेस्ट दोगे आप, ठीक है। जैसे टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी तो आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करोगे, हर सब्जेक्ट को पूरा दोबारा पढ़ोगे, ऐसा थोड़ी होता है, रिवीजन नहीं है। आप टेस्ट दोगे, मॉक निकालोगे या मॉडल पेपर हल करोगे, ऐसे समझ सकते हो। एक तरह से मॉडल पेपर है आपका, तो मॉडल पेपर हल करोगे तो आप देखोगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, तो वो टॉपिक तो आप पहले एक तरफ लिख लोगे। जो सही हुए वो तो आपको वैसे भी आता है, जो सही नहीं हुए उन टॉपिक को आप लिखोगे। इसके अलावा जिन टॉपिक को आपने छोड़ा, जिन टॉपिक के जो क्वेश्चन थे उनको छोड़ा, उनको लिखोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन गलत हुए उनको छोड़ोगे, और इसके अलावा जो तुक्के मारे आपने, जिससे आपको आ नहीं रहा था लेकिन आपने तुक्का मार दिया और सही हो गया, ठीक है, उन टॉपिक को आप लिखोगे। तो उन टॉपिकों को पढ़ोगे ना, तब जाके आपकी तैयारी ज़्यादा मजबूत होगी, नहीं कि पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत होती है, नहीं।
तो पूरे सिलेबस जहाँ पर अन्य जो बाकी रह गया इनका एक शेड्यूल अलग बनाना पड़ेगा आपको। 2 से 3 घंटे, जैसे 2 घंटे जीके को दोगे आप, 3 घंटे अपने सब्जेक्ट को दोगे, बाकी सब्जेक्ट आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसे बाकी सब्जेक्ट टॉपिक को आप रीडिंग माननी है, जो आ रहे हैं क्वेश्चन उनकी रीडिंग माननी है, लेकिन जिन क्वेश्चनों के आपके गलत हुए उनको लिखोगे, उनके टॉपिक को आप तैयार करोगे अलग से, ठीक है। अलग से शेड्यूल बना के लगभग आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे। उस टाइम एग्जाम के टाइम के अंदर लगभग 15 घंटे भी जा सकते हैं, लेकिन एक पढ़ाई का समय होता है वो 8 से 10 घंटे बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब एक्टिव होकर पढ़ने का समय यही होता है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो आपके 5 घंटे हैं उनमें आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। बाकी जो आप 15 घंटे पढ़ते हैं ना कोई दोस्त, उनके लिए बता रहा हूँ, जो टेस्ट वगैरह दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उन 3 घंटों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए, अपना टॉपिक जो जीके पार्ट है उसका टेस्ट दीजिए। तो ये सारे टेस्ट आपको देने हैं दोस्तों लास्ट समय के अंदर। ये सारे दोस्तों PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे राजस्थान भूगोल के आपके शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध हो चुके हैं, जैसे हमारे पास तैयार हो जाएंगे हम आपको यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे राजस्थान भूगोल की हमने डाल दी। इसके अलावा दोस्तों आपकी ऑथेंटिक बुक इस ऐप के ऊपर डाल दी गई है। ऑथेंटिक बुक के अंदर जैसे आप PDF की बात करें तो आप प्रिंट निकलवा सकते हो। ओल्ड बुक है आपकी, ठीक है। जैसे RBC की ओल्ड बुक 2008-2009 की डाली गई, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे कला संस्कृति है तो वहीं से बाहर जाएगा नहीं उन बुक से क्वेश्चन। लेकिन बात करें आपके जैसे NCERT की बुक हमने डाली, RBC की हमने बुक डाली, हिंदी गणित अकादमी की हमने बुक डाली, जितने भी आपके टॉपिक थे आपके फर्स्ट पेपर के वो सारी बुक आपकी अपलोड कर दी गई है। मैथ की हमने बुक डाल चुके हैं, साइंस की हम आपकी बात करें बुक डाल चुके हैं, हिंदी की हम बुक डाल चुके हैं, ठीक है। एक इंग्लिश रही है, इंग्लिश की बुक हमने नहीं डाली। बाकी सभी आपके सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक है आपके, उन सभी की आपकी बुक भी अपलोड कर दी गई है दोस्तों। तो ये तो अपना शेड्यूल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और बात करें दोस्तों इसकी लिंक आपको वैसे तो दी हुई है, लेकिन आप प्ले स्टोर पर जाकर PAP बाय DK सर सर्च करोगे तो अभी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। अब आप बोलोगे इतने सारे टेस्ट दे रहे हो तो आप फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। नहीं दोस्तों, देखो कलाम की टेस्ट सीट सिर्फ साप्ताहिक मिलती है आपको 800 रुपये के अंदर, ठीक है। 800 प्लस GST होती है, लगभग 1300-1400 की समथिंग जाती है। लेकिन दोस्तों ये सारे टेस्ट मात्र और मात्र 79 रुपीज़ के अंदर है। कितने रुपये में? 79 रुपीज़ के अंदर दोस्तों ये सारे टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हो इतने। और बाकी आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर आपका पूरा आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने टेस्ट के वीडियो एनालिसिस हो रही है, तो आप टेस्टों को पहले देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जाके टेस्ट सीरीज खरीदो, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले आपको देखना है, समझना है। यदि आपको समझ में आता है, आपको क्वेश्चनों से फायदा होता है तो खरीदिए दोस्तों, ऐसा कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आप कहाँ पर देखोगे दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है अपनी। यूट्यूब के ऊपर दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो इसके अंदर डाले हुए हैं। साप्ताहिक टेस्ट कौन से आपके कलाम वाले हैं दोस्तों, आपके कलाम वाले हैं साप्ताहिक टेस्ट, तो इनकी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जाके सारे क्वेश्चन देख लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिए, रिवीजन टेस्ट है उनके क्वेश्चन देखिए, फिर दोस्तों आप इस पर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपका ये टेस्ट होने वाला है, लेकिन इस बार दोस्तों टेस्ट तो आपके सारे हो चुके हैं, लेकिन वीडियो एनालिसिस 2 घंटे दे पाते हैं, उनमें 2 वीडियो आपको मिल जाता है, एक सुबह एक आपको शाम को। आज 3 मिल जाएंगे, आज संडे। राजस्थान इतिहास की बात करें दोस्तों, जो मेवाड़ पढ़ा हमने, रणथंभौर जालोर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सांगा हम पढ़ चुके हैं, प्रताप की क्लास अभी आने वाली है दोस्तों। वैसे टेस्ट आपके सारे हो चुके हैं। मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राज सिंह और आपके मेवाड़ के राज सिंह का टेस्ट हो चुका है। 18 सितंबर क्रांति का टेस्ट हो चुका है। टेस्ट आपके सभी हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वीडियो एनालिसिस भी हो चुका है इनका, ठीक है। पंचायती राज और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दोस्तों टेस्ट हो चुका है आपका। इसके अंदर शैक्षणिक निरीक्षण, देखो शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का टेस्ट हो चुका है। RSTV का टेस्ट हो चुका है। SIQE का टेस्ट हो चुका है। टेस्ट आपका सभी का हो चुका है। जितने टॉपिक अपन करते हैं उतने सब टॉपिक का टेस्ट हो चुका था आपका ऐप के ऊपर, ताकि आप पहले मॉक टेस्ट जैसे को आप पढ़ाई करते हो। आप संडे को जो ऑफलाइन दोस्त जुड़े हुए हैं उनके लिए दोस्तों बात करें, पहले टेस्ट आपके पूरे शनिवार तक कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि वो संडे को जब टेस्ट है तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। जो हमारे साथ जुड़े हुए दोस्तों उनका अभी चल रहा है वीडियो एनालिसिस उनका। जैसे आपका 15 तारीख आज आपको टेस्ट होगा, तो अपने ऐप के ऊपर दोस्तों 17 मार्च को दोस्तों हम इसका वीडियो एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वीडियो एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये टेस्ट ऐप के ऊपर कब मिलेगा? ऐप के ऊपर तो आज ही मिल जाएगा। आज शाम को ये अपलोड हो जाएगा, रात को, ठीक है। शाम में या रात को दोस्तों अपलोड हो जाएगा, जो शेड्यूल है उसके अनुसार। आप ऑनलाइन तो दे सकते हो अभी, ठीक है। और PDF भी आप दोस्तों शाम को आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसका वीडियो एनालिसिस कब करते हैं? 17 मार्च को करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम शुरू करने वाले हैं आपके शैक्षणिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण। कौन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं? हम शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है? वुड घोषणा पत्र 1854 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वुड घोषणा पत्र 1854 के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना। चलो करते विचार। इसके अनुसार प्रत्येक प्रांत में डायरेक्टर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। सही बात है कि दोस्तों? बिल्कुल सत्य बात है।
इसके अंदर दोस्तों आपके वुड घोषणा पत्र कब आया था दोस्तों? आपके 1854 में आया था। ठीक है, इसके अनुसार डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की नियुक्ति की गई। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। निरीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा कथन क्या दे रखा दोस्तों आपका? इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्राथमिक शिक्षा का विकास करना था। नहीं दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्राथमिक शिक्षा का विकास करना नहीं था दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। वुड घोषणा पत्र कब आया था ये भी पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। बाकी ये आपका कोर्ट वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेडलर आयोग 1919 द्वारा निरीक्षण प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले बात करें दोस्तों, सेडलर आयोग है, ये कब आया था? 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। के द्वारा निरीक्षण प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? निरीक्षण प्राय जल्दबाजी में किया जाता है। निरीक्षण शिक्षण विधियों से पूर्णतः संबंधित होता है। निरीक्षण में प्रशासनिक कार्यों को महत्व नहीं दिया जाता। निरीक्षण केवल विश्वविद्यालय स्तर पर लागू होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? निरीक्षण प्राय जल्दबाजी में किया जाता है। निरीक्षण प्राय जल्दबाजी में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेडलर आयोग की बात करें 1919 में कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया दोस्तों। इन्होंने क्या लगाया? जो आपके जो कार्य हैं आपके शैक्षणिक, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि निरीक्षण अधिकांशतः जल्दबाजी में होता है। क्या होता है आपका? जल्दबाजी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो याद करना दोस्तों, शुरुआती क्वेश्चन आपका बन सकता है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वुड घोषणा पत्र कब आया था दोस्तों? अभी बताया मैंने, 1854 के अंदर आया था। कब आया था दोस्तों? आपके 1854 के अंदर। सेडलर आयोग कब आया था दोस्तों? आपके 1919 के अंदर आया था। कब आया था दोस्तों? 1919 के अंदर। साइमन आयोग कब आया था दोस्तों? 1928 के अंदर। साइमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1928 के अंदर हुई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था दोस्तों? 1952-53 में। 1952-53 के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, निरीक्षण प्रणाली की कमियों के संबंध में असंगत कथन पहचानिए। तो निरीक्षण प्रणाली है दोस्तों, उसकी कमियों के संबंध में पूछा है। किसके संबंध में? कमियों के संबंध में दोस्तों हमें असंगत कथन की पहचान करनी है। निरीक्षक प्राय दोष खोजने की प्रवृत्ति रखते हैं। बिल्कुल राइट, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि निरीक्षक क्या करते हैं दोस्तों? प्राय दोष है वो खोजने की प्रवृत्ति रखते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। निरीक्षक के प्रशासनिक कार्यों में अधिक समय लगाते हैं। निरीक्षक क्या लगते हैं दोस्तों? आपके प्रशासनिक कार्यों में अधिक समय लगाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। निरीक्षक का दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक होता नहीं दोस्तों, सदैव रचनात्मक नहीं होता है। निरीक्षक शिक्षण विधियों पर कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य कमियां है। ठीक है, ये कमियां दोस्तों। आपका निरीक्षक सदैव रचनात्मक होता है, ये दोस्तों कमी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? आपकी कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निरीक्षक का दृष्टिकोण सदैव क्या होता है दोस्तों? आपका रचनात्मक होता है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों कमियों के संबंध में असंगत कथन पूछा था, लेकिन यहाँ पर बात करें निरीक्षक का दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक होता है, यहाँ कोई दोस्तों कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, कथन किसका है? पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, ये कथन किसका है दोस्तों? बताओ भाई। बर्टन का है, जॉन ड्यू का है, किलपेट्री का है, बुनर का है। तो ये आपके एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बर्टन का ये कथन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्टन का कथन क्या है दोस्तों? याद कीजिए, पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है, ये किसका कथन है दोस्तों? आपकी बर्टन का कथन है। किसका कथन है दोस्तों? आपके बर्टन का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जॉन ए बर्टकी है दोस्तों, ये आपका बर्टकी आएगा आपका, बर्टकी के अनुसार उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध किससे है? जॉन ए बर्टकी के अनुसार उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध किससे है? विद्यालय प्रशासन से, शिक्षक के विकास से, छात्रों की प्रगति व शिक्षण सुधार से, वित्तीय नियंत्रण से। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? छात्रों की प्रगति व शिक्षण सुधार से। ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन ए बर्टकी के अनुसार दोस्तों उत्तम पर्यवेक्षण का संबंध सदैव शिक्षकों के विकास, छात्रों की प्रगति और शिक्षण अधिगम में सुधार से होता है। शिक्षण अधिगम के सुधार से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 परिभाषा और याद कर लीजिए। एक तो विल्स की बात करें दोस्तों, आपकी विल्स की परिभाषा आपके एग्जाम पूछी जा चुकी है। क्या कहा था दोस्तों इन्होंने? आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। आधुनिक पर्यवेक्षण दोस्तों याद करो, विल्स की परिभाषा क्या है? आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। श्रेष्ठ विकास में सहायक है। किसकी परिभाषा थी दोस्तों? आपकी विल्स की परिभाषा थी। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक फेड सी अय्यर के अनुसार भी आपको याद करना है। सी अय्यर के अनुसार दोस्तों पर्यवेक्षण की बात करें तो ये क्या था दोस्तों आपका पर्यवेक्षण? इनके अनुसार दोस्तों आपके पर्यवेक्षण समस्त शैक्षणिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गत्यात्मक है। पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है। सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है। सीधा सा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, यह अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि यह सर्वाधिक सृजनात्मक होता है। क्यों है सर्वाधिक सृजनात्मक? होता है। इसके अलावा दोस्तों एक माध्यमिक आयोग की याद कर लीजिए दोस्तों। किसकी बात करें? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करें। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कब आया था दोस्तों? डेट याद कर लेना, 1964-66 में दोस्तों ये आया था आपका। और दोस्तों इन्होंने पर्यवेक्षण को बात करें दोस्तों, क्या बताया था? रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया। पर्यवेक्षण को शिक्षण की रीढ़ की हड्डी बताया दोस्तों। क्या बताया? रीढ़ की हड्डी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों वो मैंने आपको सभी करवाए हैं, क्योंकि हमने पूछा पहले, सबसे पहले हमने पढ़ा विल्स की बात करें तो विल्स ने दोस्तों आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम को के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। क्या पर्यवेक्षण? क्या आधुनिक पर्यवेक्षण है वो अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। फैंसी अय्यर की बात करें दोस्तों आपकी कि पर्यवेक्षण सर्वाधिक सृजनात्मक होता है। इसकी वजह से दोस्तों पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है। सर्वश्रेष्ठ व गत्यात्मक है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने दोस्तों आपके पर्यवेक्षण को शिक्षण की क्या बताई? रीढ़ की हड्डी बताई। इससे पहले हमने पढ़ा था दोस्तों आपकी बर्टन की परिभाषा। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम में किसने बताया था? हमने बर्टन ने बताया था। पिछली परिभाषा देखिए, आपकी पिछला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों आपकी बर्टन की परिभाषा जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके अनुसार दोस्तों आपकी और नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना बर्टकी का। जॉन ए बर्टकी के अनुसार दोस्तों पर्यवेक्षण छात्रों की प्रगति और शिक्षण सुधार से है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया, बहुत बार आपका एग्जाम पीछे 2018 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 के अंदर यहाँ से परिभाषा पूछी गई थी किसकी? बर्टकी की। तो आप देख सकते हो यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये चारों पांचों लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जा रही पीछे आ सकता है, तो नोट लगा के याद कर लेना। इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ बताई आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ तथा गतिशील एक कथन किसका? ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने 2025 के अंदर। फ्रेड अय्यर का, बर्टन का, बुनर का, किलपेट्रे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? फ्रेड अय्यर का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो अभी हमने पीछे परिभाषा देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के संबंध में सही कथन है। देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसने निरीक्षण व्यवस्था समाप्त करने की अनुशंसा की।
इसने पर्यवेक्षण की अवधारणा को स्वीकार किया। इसने पर्यवेक्षण की अवधारणा को स्वीकार किया, बिल्कुल राइट। और पर्यवेक्षण की अवधारणा को स्वीकार करके क्या बताया, इसे शिक्षण की रीढ़ की हड्डी स्वीकार किया दोस्तों, रीढ़ की हड्डी माना दोस्तों। पर्यवेक्षण को शिक्षण की रीढ़ की हड्डी माना था किसने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे में करवा रहा हूँ साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, शैक्षणिक पर्यवेक्षण की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चुनिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन चुनना है। चलो चुनते हैं दोस्तों। पहला कथन क्या दे रखा है आपका, पहला कथन दे रखा है यह शिक्षण सीखने की क्रियाओं का विस्तार करता है। यह शिक्षण सीखने की क्रियाओं का क्या करता है दोस्तों, आपका विस्तार करता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। इसका क्षेत्र दोस्तों कक्षा तक नहीं वरन व्यापक है। यह केवल कक्षा तक सीमित है नहीं दोस्तों, आपका इसका क्षेत्र दोस्तों व्यापक है। कैसा आपका व्यापक है, गलत हो जाएगा। इसमें मानवीय संबंधों को महत्व दिया जाता है, बिल्कुल राइट। पर्यवेक्षण में उचित मानवीय संबंध आवश्यक है, बिल्कुल राइट। पर्यवेक्षक परामर्शदाता की भूमिका निभाता है, बिल्कुल राइट। पर्यवेक्षक है जो परामर्शदाता की भूमिका के रूप में दोस्तों काम करता है, बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा था, विशेषता के संबंध में असत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र दोस्तों कक्षा तक सीमित नहीं है, व्यापक है। इसके अलावा दोस्तों बात करिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण में शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायता करता है। ये भी दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है। एक कोर्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर लिखा था आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण विशेषताओं की बात करें तो शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायता करता है। यह भी एक इनकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विशेषताओं की बात करें तो शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात करें दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षण आपके जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है, जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अतः जनतंत्रीय मूल्य जैसे समानता, सहकार, व्यक्ति का समान सहयोग तथा सहभागिता का ध्यान पर्यवेक्षण में रखना आवश्यक है दोस्तों। पर्यवेक्षण कैसा होता है दोस्तों आपके, शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात करें दोस्तों आपके तो दोस्तों ये वैज्ञानिक होता है। कैसा होता है दोस्तों आपका, वैज्ञानिक होता है। ये भी एक इनकी प्रमुख विशेषता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कैसा होता है आपका दोस्तों, वैज्ञानिक होता है, ठीक है। पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीकी ज्ञान के पर आधारित होता है दोस्तों, ये भी इनकी एक प्रमुख विशेषता है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है, ज्ञान पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये विशेषता थी किसकी दोस्तों, आपके शैक्षणिक पर्यवेक्षण की। किसकी विशेषता थी दोस्तों, आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता थी। तो यहाँ पर आपको बार बार पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका विशेषताओं से, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, याद कीजिए शैक्षिक पर्यवेक्षण जो सीखने की क्रियाओं का विस्तार करता है। क्या करता है दोस्तों, आपके शिक्षण की सीखने की क्रियाओं का विस्तार करता है। कौन, आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो क्या आपका व्यापक है, सीमित नहीं है, कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात करें दोस्तों, मानवीय संबंधों को महत्व देता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या देता है दोस्तों, आपके मानवीय संबंधों को महत्व देता है। पर्यवेक्षक होता है दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंदर, वो परामर्शदाता की भूमिका के अंदर निभाता है। क्या निभाता है दोस्तों, आपके परामर्शदाता की भूमिका निभाता है दोस्तों। इसके अलावा शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायता करता है। कौन, आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों की निरंतर प्रगति में सहायता करता है। जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, आपका जनतंत्रीय दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण कैसा होता है, वैज्ञानिक होता है, अवैज्ञानिक होता है दोस्तों, आपका वैज्ञानिक होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका वैज्ञानिक होता है। कौन से ज्ञान पर आधारित है दोस्तों, शैक्षिक पर्यवेक्षण आधुनिक तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, आधुनिक तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है। सारी की सारी विशेषता दोस्तों आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया तो फिर भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों,
शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा परिणाम बढ़ाना, वित्तीय नियंत्रण करना। तो राइट आंसर क्या जगह आपका? शिक्षकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्षमता तथा योग्यता में वृद्धि करना दोस्तों, ये भी एक उद्देश्य। उद्देश्यों की बात करें जैसे संस्था की समस्याओं का विश्लेषण करना था, संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन करना भी दोस्तों उद्देश्य है। यहाँ पर उद्देश्य 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उद्देश्य के अंदर। देखो उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। संस्था की समस्याओं, संस्था की समस्याओं का विश्लेषण करना, समस्याओं का विश्लेषण करना तथा संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन करना, तथा संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना, ये भी किसका उद्देश्य है दोस्तों? आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सामुदायिक सहयोग प्राप्ति के लिए विधियों एवं साधनों का ज्ञान करना। ये उद्देश्य लिख देता हूँ सारे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। दूसरे उद्देश्य की बात करें दोस्तों, शैक्षिक सुधारों में पहल करने तथा उन्हें विकसित करने में बल देना। शैक्षिक सुधारों में पहल करने तथा उन्हें विकसित करने पर बल देना। विकसित करने पर बल देना, ये भी प्रमुख उद्देश्य है। ये भी क्या आपका है कि प्रमुख उद्देश्य है, सीधा पूछा जा सकता है दोस्तों आपका। ठीक है, एक उद्देश्य और है तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वह दोस्तों आपके कर्मचारियों में परस्पर सहयोग, कर्मचारियों में परस्पर सहयोग एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, विकास करना, ये भी दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो सीधा पूछा जा सकता है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो शिक्षकों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है, कार्य क्षमता व योग्यता में वृद्धि करना, वह योग्यता में वृद्धि करना दोस्तों पूछा जा सकता है। तो पहला आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों संस्था की समस्याओं का विश्लेषण करना तथा संस्था की गतिविधियों का मूल्यांकन करना, ये भी आपके शैक्षणिक पर्यवेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक सुधारों में पहल करने तथा उन्हें विकसित करने पर बल देना भी दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। कर्मचारियों में परस्पर सहयोग तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास करना भी दोस्तों आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, कोट भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य है शैक्षणिक पर्यवेक्षण के। तो दोस्तों ये 4-5 आपको याद होनी चाहिए जो मोस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र को कितने रूपों में विभाजित किया गया? विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र को कितने रूपों में विभाजित किया गया? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों कितने रूपों में विभाजित किया गया? आपके 2 रूपों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूपों में कौन कौन से में विभाजित किया गया दोस्तों? आपके सीधा क्वेश्चन पूछिए कि 2 रूप कौन कौन से? पहला है दोस्तों आपके प्रथम निदानात्मक रूप। प्रथम कौन सा आपका? निदानात्मक रूप। और दूसरा कौन सा दोस्तों? प्रथम तो निदानात्मक हो गया, दूसरा कौन सा आपका? मार्गदर्शन के रूप में। द्वितीय की बात करें दोस्तों तो क्या आपका? मार्गदर्शन के रूप में। दर्शन के रूप में कितने रूपों में विभाजित किया गया दोस्तों आपके शैक्षणिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र को? 2 रूपों के अंदर, ये तो निदानात्मक रूप में और दूसरे दोस्तों किसमें क्या गया? आपका मार्गदर्शन के रूप में। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंतरिक निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक जो निरीक्षण है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है आपका? जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा? आंतरिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बताओ भाई, किसके द्वारा किया जाता है आपका?
प्रधानाध्यापक द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि आंतरिक निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आपके प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आपके प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आकस्मिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आकस्मिक जो निरीक्षण है दोस्तों उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूर्व सूचना देकर निरीक्षण करना, योजनाबद्ध निरीक्षण करना, वास्तविक स्थिति का पता लगाना, परीक्षा का मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही क्या आपका आकस्मिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो आप। जैसे स्कूल के अंदर जब पढ़ाओगे बच्चों को, पढ़ाते रहोगे, अचानक कहोगे आप गुरुवार को कि आज टेस्ट होगा आपका, वो क्या हो गया आपका? आकस्मिक निरीक्षण तो हो गया। तो वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना याद हो रहा है, बच्चों कितने समझ पा रहे हैं, बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है। ऐसे हम कहेंगे कल उस टॉपिक का टेस्ट होगा। जैसे आपको सिलेबस दे दिया गया कि इस सिलेबस का टेस्ट आपको संडे होगा, तो उस सिलेबस को आप रट लोगे, ठीक है, पूरा पढ़ लोगे। उसका आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि निरीक्षण कितना अच्छा मजबूत हुआ। लेकिन आकस्मिक निरीक्षण हो, आपका अचानक टेस्ट हो, तो दोस्तों उसमें वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बाह्य निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो बाह्य निरीक्षण है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है? विद्यालय शिक्षक द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा, बाह्य अधिकारी द्वारा, छात्र परिषद द्वारा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? बाह्य अधिकारी द्वारा किया जाता है। देखो आंतरिक निरीक्षण तो प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। आकस्मिक निरीक्षण दोस्तों वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों बाह्य निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बाह्य अधिकारी द्वारा, बाहर से आकर जो परीक्षा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं दोस्तों आपके जिला शिक्षा अधिकारी। कौन हो जाएगा आपका? जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आ जाए अधिकारी। तो ये थे दोस्तों आपके विधियों से क्वेश्चन जो बार बार आपके पूछे गए। निरीक्षण की विधियों से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए। आंतरिक बाह्य, जहाँ पर आंतरिक निरीक्षण के अंदर पूर्व सूचना निरीक्षण होता है, एक आपका आकस्मिक निरीक्षण होता है। वो किसमें होता है? आपका आंतरिक निरीक्षण के अंदर होता है। ये बाह्य निरीक्षण होता है दोस्तों विधियों के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका निरीक्षण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार दोस्तों ये रिपीट हुआ आपका कि शैक्षिक निरीक्षण प्रक्रिया का क्रम क्या है। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे? हम योजना बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? हम योजना बनाएंगे, ठीक है। योजना के बाद हम दोस्तों उस योजना का निरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे। फिर दोस्तों उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करेंगे, जैसे हम टेस्ट करते हैं। फिर दोस्तों रिपोर्ट तैयार करते हैं दोस्तों, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं? फॉलोअप लेना, फॉलोअप लेना दोस्तों सबसे लास्ट के अंदर। तो राइट क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? निरीक्षण प्रक्रिया का सही क्रम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हुआ है और सीधा सीधा ये आता है। कभी कभी आपका 4 का पूछता है, कभी आपका फॉलोअप लेना आ जाता है, कभी निरीक्षण को गायब कर देता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा आपका निरीक्षण किस क्रम में नहीं है? निरीक्षण प्रक्रिया का क्रम में नहीं है दोस्तों, तत्व है निरीक्षण प्रक्रिया की में तत्व नहीं है, तो यहाँ पर एक को गायब कर देता है और किसी दूसरे को ले लेता है। लेकिन ये 5 शब्द याद करना दोस्तों, योजना बनाना, निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, रिपोर्ट तैयार करना, फॉलोअप लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण अवधि सामान्यतः कितनी पाई जाती है? मोस्ट क्वेश्चन है ये भी आपका, बहुत बार रिपीट हुआ आपका कि एनसीईआरटी के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण अवधि सामान्यतः कितनी पाई जाती है? 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन, 5 से 7 दिन, 10 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण अवधि में 1 से 2 दिन यानी आकस्मिक निरीक्षण मात्र। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। देखो दोस्तों बात करें आपके शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण हेतु लाया गया 1 से 1.5 से 1 दिन दोस्तों। शैक्षिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक कार्य करने वाली संस्थाओं का . 1 से
करने वाली संस्थाओं के निरीक्षण हेतु कितने दिन का टाइम दिया जाता है दोस्तों अवधि के निरीक्षण में? हाफ से यानी आधा दिन से 1 दिन। इस दूसरा याद करना दोस्तों आपका, वर्ष भर में एक इंस्पेक्टर कितना दिन निरीक्षण करता है? इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण कितने दिन करता है दोस्तों? आपके 120 दिन। कितने दिन करता है दोस्तों? आपके 120 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, एक वर्ष में एक इंस्पेक्टर औसतन कितने विद्यालयों का निरीक्षण करता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट आ गया। एक वर्ष में एक इंस्पेक्टर औसतन कितने विद्यालयों का निरीक्षण करता है? 50, 75, 100, 150। तो दोस्तों आपके 100। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और कितने दिन दोस्तों निरीक्षण करता है? दिन पूछे आपको तो 120 दिन। कितने दिन निरीक्षण करता है? 120 दिन निरीक्षण करता है एक वर्ष के अंदर सामान्यतः। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यवेक्षण शब्द मूल का अर्थ क्या है? पर्यवेक्षण शब्द का मूल अर्थ क्या है दोस्तों? पर्यवेक्षण शब्द सुपरविजन की बात करें दोस्तों, शब्द का मूल अर्थ क्या है? नियंत्रण करना, उच्च दृष्टि, आदेश देना, मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? उच्च दृष्टि। उच्च दृष्टि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है, आप सभी जानते हैं। अर्थ क्या होता है उसका? उच्च दृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। पर्यवेक्षण की बात करें दोस्तों, आपके शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रमुख अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ये, शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंगों में कौन शामिल नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंगों में कौन शामिल नहीं है दोस्तों आपके? देखो शिक्षक शामिल है, विद्यार्थी शामिल है, शिक्षण सामग्री शामिल है, लेकिन अभिभावक शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से मुख्य अंग है? तो आपके शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण सामग्री। तो इस पर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करना किसका उद्देश्य? शिक्षण प्रक्रिया में गति प्रदान करना किसका उद्देश्य है दोस्तों? निरीक्षण, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन या अनुशासन? तो दोस्तों पर्यवेक्षण का उद्देश्य। किसका उद्देश्य है? पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। सीधा क्वेश्चन अभी अपने पीछे पर्यवेक्षण के उद्देश्य देखे थे, आया था नहीं था? अरे कार्यों में गति करना, वृद्धि करना, किसका काम था? पर्यवेक्षण का। तो दोस्तों बात करें, शिक्षण प्रक्रिया को गति प्रदान करना किसका उद्देश्य है? पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वेब स्टर के अनुसार शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ क्या है? वेब स्टर के अनुसार शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षण का मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है परीक्षा परिणाम देखना, चौथा ऑप्शन दे रखा है शिक्षक प्रशिक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना। विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने बताया था दोस्तों? आपके वेब स्टर के अनुसार दोस्तों शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ बताया था दोस्तों, किसने? वेब स्टर ने। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी। यूनेस्को के अनुसार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूनेस्को के अनुसार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण में उन्नति करना, प्रशासनिक नियंत्रण करना, परीक्षा प्रणाली विकसित करना, वित्तीय प्रबंधन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण में उन्नति करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण में उन्नति करना। यूनेस्को के अनुसार निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निरीक्षण का कौन सा प्रकार किसी एक विषय या पक्ष पर केंद्रित होता है? सॉरी, निरीक्षण का कौन सा विषय, निरीक्षण का कौन सा प्रकार किसी एक विषय या पक्ष पर केंद्रित होता है? नियमित निरीक्षण,
विशेष निरीक्षण, आकस्मिक निरीक्षण या वित्तीय निरीक्षण। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। राइट आंसर क्या जाएगा, विशेष निरीक्षण। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों आपके। सबसे पहले शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार पूछे आपको, शैक्षिक निरीक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ शैक्षिक निरीक्षण, प्रकार की बात करें तो कुल कितने हैं दोस्तों आपके, 8। कितने हैं दोस्तों आपके, 8 प्रकार के होता है। कौन कौन से 8 प्रकार देखिए आपका। पहला होता है दोस्तों आपका नियमित आंतरिक निरीक्षण, नियमित आंतरालिक निरीक्षण। दूसरे निरीक्षण की बात करें दोस्तों आपका कौन सा होता है आपका, विद्यालय प्रशासन की जांच के लिए निरीक्षण। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, विशेष निरीक्षण होता है। चौथा कौन सा होता है दोस्तों आपका, होता है अनुवर्ती निरीक्षण। कौन सा होता है आपका, अनुवर्ती निरीक्षण होता है। पांचवा होता है दोस्तों नए विद्यालयों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण। छठा कौन सा होता है दोस्तों आपका, संपूर्ण निरीक्षण। सातवां प्रकार कौन सा था आपका, वित्तीय अव्यवस्था संबंधी निरीक्षण। वित्तीय अव्यवस्था संबंधी निरीक्षण। और आठवां कौन सा होता है दोस्तों आपका, आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक निरीक्षण दोस्तों कौन सा होता है आपका, 8वां। ये 8 प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं दोस्तों शैक्षिक निरीक्षण के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अनुवर्ती निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो अनुवर्ती निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बिना सूचना निरीक्षण करना, पूर्व निरीक्षण के सुझावों की जांच करना। पूर्व निरीक्षण की सुझावों की जांच करना क्या होता है आपका दोस्तों, आपका अनुवर्ती निरीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण निरीक्षण के संबंध में सही कथन कौन सा है। पूर्ण निरीक्षण के संबंध में सही कथन कौन सा आपका, यह केवल परीक्षा पर केंद्रित होता है, नहीं दोस्तों। इसमें विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था की जांच की जाती है। पूर्ण निरीक्षण में विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्ण निरीक्षण के बीच सामान्यतः कितना अंतर होता है। पूर्ण निरीक्षण के बीच सामान्यतः कितना अंतर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बार बार दोस्तों ये रिपीट हुआ आपका कि पूर्ण निरीक्षण के बीच सामान्यतः कितना अंतर होता है, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3। न्यूनतम 3 वर्ष हो सकता है अंतर, अधिकतम 5 वर्ष का अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन चुनिए। शैक्षिक जो निरीक्षण है उसकी प्रकृति के संबंध में असत्य कथन चुनना है हमें। चलो चुनते हैं भाई। यह एक प्रक्रिया है, बिल्कुल राइट। शैक्षिक निरीक्षण क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य बात है। ये एक विशेषता है किसकी, शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति है। यह शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है, किससे संबंधित है, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। यह केवल वित्तीय निरीक्षण तक सीमित है, नहीं दोस्तों, केवल वित्तीय निरीक्षण तक सीमित नहीं है। ये दोस्तों क्रियाकलाप, शैक्षिक दशाएं, आदि शामिल होते हैं दोस्तों, शामिल होता है। यह सूचना प्रदान करता है, बिल्कुल यह सूचना प्रदायी होता है कि आपका शैक्षिक निरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी एक विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषता है आपकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्रकृति से, तो चारों विशेषता याद करना दोस्तों। शैक्षिक बात करें निरीक्षण, वित्तीय, क्रियाकलाप, शैक्षिक दशाएं आदि भी समाहित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शैक्षिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। शैक्षिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों, संस्थाओं की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना,
पाठ्यक्रम क्रियान्वयन की समस्याओं की पहचान करना, विद्यालय गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव देना, केवल अनुशासन निरीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका केवल अनुशासन नियंत्रण करना। शैक्षिक निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों आपका केवल अनुशासन नियंत्रण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शैक्षिक निरीक्षण से विद्यालय कर्मचारियों में किसका विकास होता है? शैक्षिक निरीक्षण से विद्यालय कर्मचारियों में किसका विकास होता है? प्रतियोगिता का, नैतिकता का, विरोध भावना, उदासीनता का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका नैतिकता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निरीक्षण शिक्षा पद्धति का अवलोकन करने का क्या माध्यम है? निरीक्षण शिक्षा पद्धति है का अवलोकन करने का क्या माध्यम है? अप्रत्यक्ष साधन, नियंत्रण साधन, सुधारात्मक साधन, प्रशासनिक साधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सुधारात्मक साधन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण की मार्गदर्शनात्मक भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। किसमें? मार्गदर्शनात्मक भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। इसका उद्देश्य शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करना। बिल्कुल राइट। तो शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करना दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यह शिक्षकों को के सशक्त पक्षों के विकास पर बल देता है। शिक्षकों के सशक्त पक्षों के विकास पर क्या देता है दोस्तों आपका बल देता है। कौन? आपका शैक्षणिक पर्यवेक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना नहीं दोस्तों, केवल प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना आपका शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन से बिंदु सम्मिलित है? शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र की बात करें, इनमें से कौन से बिंदु सम्मिलित है दोस्तों आपके? कक्षा शिक्षण का अवलोकन, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सम्मिलित है। शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्य का मूल्यांकन, शिक्षकों द्वारा दिए गए कार्य का मूल्यांकन, ये भी सम्मिलित है क्या? बिल्कुल सम्मिलित है। शिक्षकों की शैक्षिक त्रुटियों का निदान, ये भी सम्मिलित है दोस्तों आपके। केवल परीक्षा परिणाम नियंत्रण नहीं दोस्तों, ये आपका शामिल नहीं है। केवल परीक्षा परिणाम नियंत्रण शामिल नहीं है क्षेत्र के अंदर। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया था शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। आपका पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन बताना में पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका के संदर्भ में। पहला ऑप्शन दे रखा है, ये शिक्षण संबंधी त्रुटियों की पहचान करता है। बिल्कुल, शिक्षण संबंधी त्रुटियों की पहचान करता है। कौन? आपका निदानात्मक परीक्षण के अंदर। बिल्कुल राइट। यह शिक्षकों की क्षमताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षकों की क्षमताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त कौन करता है? निदानात्मक भूमिका के अंदर। बिल्कुल राइट। यह उद्देश्य, इसका उद्देश्य केवल दोष ढूंढना नहीं है नहीं दोस्तों, केवल दोष ढूंढना है नहीं दोस्तों, आपका इसका उपचार करना भी है। निदानात्मक परीक्षण के अंदर जो दो त्रुटि आई उसका उपचार करना भी है, केवल दोष ढूंढना इसका उद्देश्य नहीं है। यह शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु आधार प्रदान करता है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु क्या करता है दोस्तों? आदान प्रदान करता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्यों करते हैं हम? क्या कि त्रुटियों का पता चल सके, कमी का पता चल सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को पर्यवेक्षण के कार्यों के रूप में से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को पर्यवेक्षण के कार्यों के संबंध में से सम्मिलित करना है। कक्षा का अवलोकन दोस्तों किसके अंदर आता है? आपका निदानात्मक भूमिका के अंदर आता है। किसमें आता है आपका दोस्तों? निदानात्मक भूमिका, मार्गदर्शनात्मक भूमिका, मूल्यांकन की भूमिका। तो दोस्तों मूल्यांकन की भूमिका। भाई कक्षा अवलोकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन की भूमिका के लिए। शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? निदानात्मक भूमिका में या मार्गदर्शनात्मक भूमिका है? तो राइट आंसर क्या जगह आपका दूसरा 1 के अंदर आ जाएगा दोस्तों आपका। निदानात्मक भूमिका के अंदर। शिक्षकोत्तर त्रुटियों का सुधार दोस्तों किसमें आएगा? मार्गदर्शनात्मक भूमिका के अंदर। किसमें आएगा दोस्तों? आपके मार्गदर्शनात्मक भूमिका के अंदर आएगा। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CAB ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CAB आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए,
शिक्षा शब्दकोश तथा भट्टकी द्वारा वर्णित पर्यवेक्षण के प्रकारों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। शिक्षा शब्दकोश में 23 प्रकारों का उल्लेख है, बिल्कुल राइट। शिक्षा शब्दकोश में कितने प्रकार का उल्लेख है दोस्तों? आपके 23 प्रकारों का उल्लेख है कि शैक्षिक के पर्यवेक्षण के प्रकार की बात कर रहा है यहाँ पर। तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा शब्दकोश में कितने आपके 23 प्रकार उल्लेखित है। कितने प्रकार उल्लेखित है दोस्तों? आपके 23 प्रकार उल्लेखित है, बिल्कुल राइट। भट्टकी ने 5 प्रकारों का वर्णन किया है, बिल्कुल राइट। भट्टकी ने कितने प्रकारों का वर्णन किया दोस्तों? आपके 5 प्रकारों ने वर्णन किया है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भट्टकी के प्रकारों की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, निम्नलिखित में से कौन से भूमिका व दृष्टिकोण आधारित पर्यवेक्षण के प्रकार है? किसने बताए थे दोस्तों? भूमिका व दृष्टिकोण आधारित पर्यवेक्षण के प्रकार किसने दिए थे दोस्तों? आपके भट्टकी ने। किसने दिए थे दोस्तों? आपके भट्टकी ने। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? आपके 5 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे दोस्तों? आपके 5 प्रकार। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया। पहला था आपका निरकुंश पर्यवेक्षण। पहला कौन सा था आपका? निरकुंश आ सकता है, निरीक्षणात्मक आ सकता है, संशोधनात्मक आ सकता है पर्यवेक्षण, बिल्कुल राइट पहला। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण दोस्तों, सहयोगी लोकतंत्र, ये पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, और 5वां कौन सा था दोस्तों? आपका रचनात्मक पर्यवेक्षण। रचनात्मक पर्यवेक्षण बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद कर लेना दोस्तों। भट्टकी ने 5 प्रकार बताए थे आपके शैक्षिक पर्यवेक्षण के। 5 प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मैंने उससे ऐसा करने को कहा, इस व्यवहार पर आधारित पर्यवेक्षण का प्रकार है। मैंने उससे ऐसा करने को कहा, इस व्यवहार पर आधारित पर्यवेक्षण का प्रकार है प्रेरक पर्यवेक्षण, रचनात्मक पर्यवेक्षण, निरकुंश पर्यवेक्षण, लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका इसका? निरकुंश पर्यवेक्षण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 3। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यह पूछा गया था दोस्तों आपके स्कूल व्याख्याता की आपकी एग्जाम थी 2024 संस्कृत विभाग की। स्कूल व्याख्याता की बात करें, आपके अंदर ही था आपका संस्कृत विभाग। संस्कृत विभाग 2024 के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया आपका? 2024 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका निरीक्षणात्मक संशोधनात्मक पर्यवेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं दोस्तों आपके निम्न कथनों पर विचार करना हमें। यह विषय एवं परिस्थिति केंद्रित होता है, बिल्कुल राइट। ये कैसा होता है दोस्तों आपका? किस पर केंद्रित होता है? विषय व परिस्थिति पर केंद्रित होता है, बिल्कुल राइट। निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, इसमें पर्यवेक्षक का उद्देश्य त्रुटियों का पता लगाना होता है। इसमें पर्यवेक्षण का जो उद्देश्य है दोस्तों क्या होता है आपका? त्रुटियों का पता लगाना। क्या होता है दोस्तों? आपके त्रुटियों का पता लगाना होता है, बिल्कुल राइट। ये सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, नहीं दोस्तों, ये सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, कैसा होता है दोस्तों? आपके पर्यवेक्षण में शिक्षकों का नकारात्मक होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है दोस्तों। और इसकी वजह से दोस्तों इस पर्यवेक्षण की सर्वाधिक आलोचना होती है। आलोचना, सर्वाधिक आलोचना होती है दोस्तों। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में दोस्तों में असंगत विकल्प चुनना है, यानी गलत विकल्प कौन सा है? आदेश एवं नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, इसके अंदर आदेश एवं नियमों पर अधिक बल दिया जाता है, बिल्कुल राइट। छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण होता है इसके अंदर, बिल्कुल राइट। पूर्ण लोकतंत्रीय सहभागिता नहीं दोस्तों, पूर्ण लोकतंत्रीय सहभागिता दोस्तों निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण में नहीं होती है। निर्धारित मानदंडों पर आधारित मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसकी विशेषता नहीं है। क्या नहीं दोस्तों? आपकी ऑप्शन नंबर 3 आपकी इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के गुणों में कौन से सम्मिलित है? तो निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण उसके गुणों में कौन से सम्मिलित है दोस्तों? कार्य प्रणाली में शीघ्र सुधार, बिल्कुल सम्मिलित है। समय संसाधनों की बचत सम्मिलित है गुणों में। दंड के भय से कार्य निष्पादन जल्दी होता है, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण के दोषों के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए।
जो दोष है आपके निरीक्षणात्मक के परीक्षण के उसमें असत्य कथन चुनना में, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्त है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है। ये सृजनशीलता में बाधक है, तो ये भी एक प्रमुख दोष है किसका, निरीक्षणात्मक परीक्षण का, बिल्कुल राइट। ये पूर्णतः लोकतंत्रीय मूल्यों पर आधारित होता है, ये दोस्तों आपका दोष नहीं है। यह पूर्णतः लोकतंत्रीय मूल्यों पर आधारित होता है, ये आपका दोष नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। यह छिद्रान्वेषी प्रकृति का होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नियंत्रणात्मक या निरोधात्मक परीक्षण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। नियंत्रणात्मक या निरोधात्मक परीक्षण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यह शिक्षकों की कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है दोस्तों, आपका शिक्षकों की कठिनाइयों को समझने का प्रयास करता है, बिल्कुल सत्य। इसमें पुरस्कार और दंड की व्यवस्था होती है, बिल्कुल। जो नियंत्रणात्मक परीक्षण है उसमें पुरस्कार एवं वह दंड की व्यवस्था होती है, बिल्कुल। परीक्षण का शिक्षण अनुभव आवश्यक है। प्रशिक्षक का शिक्षण अनुभव आवश्यक है इसके अंदर, बिल्कुल राइट। जो प्रशिक्षक आता है यानी टीचर को मान सकते हैं, इसके लिए दोस्तों शिक्षण का अनुभव आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे सत्य है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिए आज क्लास के अंदर, जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन में से बार बार रिपीट हुई। अभी तक मैंने जो देखा 2011 से लेकर 2025 तक का जो अपना सिलेबस देखा, अपने क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर के, तो इन्हीं क्वेश्चनों के आसपास से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, थोड़ा सा भाषा का चेंज आ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नियंत्रणात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या? नियंत्रणात्मक परीक्षण है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? केवल दंड देना, नियंत्रण व संतुलन बनाए रखना, शिक्षण को समाप्त करना, परीक्षा परिणाम बढ़ाना। तो राइट, नियंत्रण व संतुलन बनाए रखना है दोस्तों आपके नियंत्रणात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। नियंत्रणात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियंत्रण व संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। सहयोगी या लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। सहयोगी या लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। चलो करते हैं। यह आधुनिक दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल राइट। जो सहयोगी व लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण किस पर आधारित है? आधुनिक दर्शन पर आधारित है, बिल्कुल राइट। इसमें शिक्षक की गरिमा को महत्व दिया जाता है, बिल्कुल राइट। इसमें शिक्षक की गरिमा को महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसमें सभी निर्णय पर्यवेक्षक अकेले लेता है, नहीं दोस्तों। इसमें सभी निर्णय पर्यवेक्षक अकेले नहीं लेता। तो पहला और दूसरा दोस्तों आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एयर के अनुसार लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का आधार क्या है? एयर के अनुसार लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का आधार क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों दंड एवं नियंत्रण नहीं दोस्तों, सहयोग, नेतृत्व और सहानुभूति। सहयोग, नेतृत्व और सहानुभूति दोस्तों क्या आपका लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का आधार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहयोगी पर्यवेक्षण के गुणों में कौन से सम्मिलित है? सहयोगी पर्यवेक्षण के गुणों में कौन से सम्मिलित है दोस्तों आपके? तो दोस्तों आपका नेतृत्व विकास भी सम्मिलित है, सामूहिक निर्णय भी सम्मिलित है, लोकतंत्रीय मूल्यों का सम्मान भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहयोगी पर्यवेक्षण के दोषों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सहयोगी पर्यवेक्षण के दोषों में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो निर्णय लेना सम्मिलित है। निर्णय लेने में विलंब होता है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि डिसीजन होता है, अलग अलग पर्यवेक्षक का अलग मत होता है, अन्य जो सदस्य होते हैं उनका अलग मत होता है। तो दोस्तों निर्णय लेने में क्या हो जाता है? विलंब यानी देरी हो जाती है। सभी को संतुष्ट करना भी कठिन है भाई। जो कमेटी बनाई 5 टीचर्स है, तो 5 को संतुष्ट करना भी, अलग अलग मत है तो आपको संतुष्ट करना भी नहीं है। ये भी दोस्तों आपकी प्रमुख दोष है। शिक्षकों की मौलिकता पर अत्यधिक विकास, ये दोस्तों इसका दोष नहीं है। इसका क्या नहीं है? आपका दोष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 अप्रशिक्षित शिक्षकों की अधिकता, तो ये भी दोस्तों एक प्रमुख दोष है। अप्रशिक्षित शिक्षकों की अधिकता यानी ट्रेनिंग नहीं लेते, बहुत से शिक्षक चयन कराते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेते, तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में एयर द्वारा बताया गया आधार कौन से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में एयर द्वारा बताया गया आधार कौन कौन से है दोस्तों आपके? बताओ भाई। देखो, लचीलापन है, नियोजन है, वस्तुनिष्ठता है, मूल्यांकन है। वस्तुनिष्ठता है, मूल्यांकन है, लचीलापन, नियोजन, वस्तुनिष्ठता, मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आधार बताए थे दोस्तों इन्होंने, कितने आधार बताए थे दोस्तों आपके 4, और चारों के चारों दोस्तों आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन भी, बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों आपकी अनुभवजन्य व क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि प्रमुख विशेषता पूछे वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की तो दोस्तों अनुभवजन्य व क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः दोस्तों वैज्ञानिक पर्यवेक्षण पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के दोस्तों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के दोस्तों के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है हमें, चलो चुनते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव होता है इसके अंदर, शिक्षक वैज्ञानिक विधियों में दक्ष नहीं होते, व्यवहारिक निर्णय कठिन होता है, तो उपरोक्त सभी दोस्त किसके आपके वैज्ञानिक पर्यवेक्षण के, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सृजनात्मक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सृजनात्मक पर्यवेक्षण है, क्रिएटिविटी सुपरविजन की बात करें दोस्तों आपके, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिक सृजनशीलता का विकास, केवल त्रुटि खोज, प्रशासन नियंत्रण, अनुशासन स्थापित करना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक सृजनशीलता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आपके, सृजनात्मक पर्यवेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चलो करते हैं विचार। प्रत्येक व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों को विकसित करने का अवसर देता है, बिल्कुल राइट। नवीन शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल राइट। इसमें प्रयोगों की अनुमति नहीं होती दोस्तों, प्रयोगों की अनुमति होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सृजनात्मक पर्यवेक्षण के दोस्तों में कौन सा सम्मिलित है। सृजनात्मक पर्यवेक्षण के दोस्तों में कौन सा सम्मिलित है दोस्तों, संसाधनों का अभाव होता है इसके अंदर, क्या होता है दोस्तों, संसाधनों का अभाव होता है, नवीन प्रयोगों की सीमितता है, नेतृत्व परिवर्तन से प्रयोग समाप्त हो जाता ना, तो उपयुक्त सभी दोस्तों दोस्त है किसके, सृजनात्मक पर्यवेक्षण के, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकार। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं, पैनल पर्यवेक्षण और दोस्तों व्यक्तिगत पर्यवेक्षण। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से आपके, पैनल पर्यवेक्षण, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक या सृजनात्मक, नियंत्रणात्मक व लोकतंत्रीय, निरीक्षणात्मक व निरकुंज, तो दोस्तों आपके पैनल पर्यवेक्षण और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल पर्यवेक्षण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पैनल पर्यवेक्षण के यानी पैनल सुपरविजन के संदर्भ में सही कथन चुनना हमें विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है, विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट। विद्यालय में मान्यता में होगी उपयोगी, विद्यालय की मान्यता में भी उपयोगी होता है। समन्वय की समस्या उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, तो 4 तीनों सत्य, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण का आधार क्या है। व्यक्तिगत पर्यवेक्षण का आधार क्या है, समूह निरीक्षण सिद्धांत, एकल निरीक्षण सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रयोग, लोकतंत्रीय निर्णय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एकल निरीक्षण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान समय में पर्यवेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में कौन से सम्मिलित है। वर्तमान समय में पर्यवेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में कौन से सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है दोस्तों आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालयों का मूल्यांकन दोस्तों, मान्यता व क्रमोन्नति, अनुदान प्रदान करना, शिक्षक विकास, तो चारों सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, आपका रिपीट हुआ है, 2016 में आया, 2018 में आया, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 बार ये रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर द्वारा बताई गई पर्यवेक्षण प्रविधियों में कौन से सम्मिलित है। वेबर द्वारा बताई गई पर्यवेक्षण प्रविधियों में कौन सी सम्मिलित है, शिक्षकों की समितियां बनाना, शिक्षकों की समितियां बनाना, विशेष बैठक के आयोजित करना, ग्रीष्मकालीन परीक्षण करना, तो उपरोक्त सभी दोस्तों सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बार बटन व ब्रेकनर द्वारा बताई गई प्रविधियों में कौन सा सम्मिलित है। बार बटन व ब्रेकनर द्वारा बताई गई प्रविधियों में कौन सा सम्मिलित है, प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा परिदर्शन सम्मिलित है दोस्तों आपका, शिक्षकों की अनौपचारिक बैठक भी दोस्तों सम्मिलित है, निर्देशन संबंधी सम्मेलन भी दोस्तों सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
भारत में पर्यवेक्षण संबंधी समस्याओं के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। भारत में पर्यवेक्षण संबंधी समस्याओं के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है हमें। क्या चुनना है? असत्य कथन। चलो चुनते हैं भाई। पर्यवेक्षकों का अभाव ये समस्या है। कार्यभार की अधिकता भी समस्या है। निर्देशन का अभाव भी समस्या है। लेकिन पर्यवेक्षक का प्रशिक्षित होना दोस्तों एक समस्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अपने, तो छोटा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित आयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों हमें। देख क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब आया था दोस्तों? 1919 के अंदर। ठीक है। अठांक समिति कब आई थी? 1929 के अंदर। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1949 के अंदर। माध्यमिक शिक्षा आयोग दोस्तों 1953 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके निरीक्षण और पर्यवेक्षण के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन पूछे गए वो, इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्लास बुकलेट की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे दोस्तों यहाँ पर करवाए गए। सीट के क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर सारे करवा दिए गए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण करते हुए। क्योंकि सारे क्वेश्चन हम बात करें एक एक पॉइंट से सारा क्वेश्चन आ गया, तो इतनी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं हुई। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए सारे मैंने ले लिए ताकि हर पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया। यदि आपने ये टेस्ट नहीं दिया दोस्तों, आप ये पहले टेस्ट दीजिए फिर क्लास को देखना। टेस्ट दोस्तों अपने ऐप के ऊपर दे सकते हो आप। और ऐप मैंने शुरू में बताया था क्या नाम अपना? PAP बाय DK सर ऐप। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट के अंदर जरूर बताना क्वेश्चन कैसे लगे आपको, और आपके टेस्ट में किस प्रकार से नंबर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको इन टेस्टों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी हमें इस चीज़ का मोटिवेशन मिलेगा कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। क्लास की क्वालिटी मत देखिए, कंटेंट देखिए। कंटेंट की बात करें दोस्तों, आप शानदार तरीके से समझिए। इन क्वेश्चनों को आप बार बार निकालोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आपका स्कोर और ज़्यादा होगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ने की बजाय। तो यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।